हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले हमने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम। नहीं बेटा मम्मा पापा तो फुल डब्बी बंद रहने दो। तो हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और एनाटॉमी में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। और बाकी तो मैं हर बार हर क्लास के बाद में भी टाइम देता हूं, और अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और उसके बाद में आप मेरे से क्लास के बाद में भी, जैसे मैं आपको चांस देता हूँ बोलने के लिए, तो आप उसमें मेरे से रिपीट करके इसको पूछ सकते हैं। तो Svita, mute yourself. Svita, talk. Mute yourself, please. 1 minute सर। म्यूट करें, अपने आप को म्यूट रखें ताकि क्लास में किसी तरह की डिस्टरबेंस पैदा ना हो। आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, उसका पूरा जो ट्रैक है उसको आज हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नोज, फिर नोज से अटैच आगे फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ये ट्रैकिया,
और यहाँ से फिर दोनों लंग्स में आपके ब्रोंकस है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, ब्रोंकाई है, एल्वुलाइस है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ आपको एक ह्यूमन बॉडी में दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नोज। नोज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये बॉडी के अंदर एयर जाने का मेन जो रास्ता है वो है। ये एयर को फिल्टर करता है। तो नोज के मेन फंक्शन है हमारे एयर को फिल्टर करना, वार्म करना या उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब जब हम लोग अगर किसी ठंडी के सीजन में बाहर निकलते हैं और शीत लहर चलती है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो नोज से जब हम लोग सांस लेते हैं, जो एयर जाती है हमारी बॉडी में, तो नोज उसके टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। या फिर बहुत ज्यादा गर्मी में जब लू चल रही हो तो उस टाइम भी अगर गर्म हवा जाती है बॉडी के अंदर, तो नोज उसको बैलेंस करके फिर लंग्स में आगे जाने देता है। ये नोज का मेन फंक्शन है। इसके अलावा जो एयर बाहर बह रही होती है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं, उसमें कुछ ह्यूमिड पार्ट भी होता है, कुछ मॉइस्चर एयर में रहता है, जैसे कि रेनी सीजन में सबसे ज्यादा। तो उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने का काम नोज करता है। अगर वो मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होता है तो आगे जाके साइनस के अंदर जमा हो जाता है और उसकी वजह से स्नीजिंग, छींके आना, साइनोसाइटिस होना, इस तरह की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या साइनस के अंदर इन्फेक्शन जो क्रिएट हो जाता है, वो ये होता है। ये है नोज की हमारी संरचना। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो बाहर का पार्ट है, यहाँ से एयर को खींचा जाता है और फिर ये अंदर जाती है। तो इसमें देखिए एक तो साइनस इन फ्रंटल बोन जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है नोज से। ये नेसल बोन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये साइनस आ गया सफेनोइड बोन का, और आगे जो इसके साइनसेस पार्ट्स आते हैं वो आगे की पिक्चर्स में आपको और देखने को मिलेंगे। तो ये अंदर की जो संरचना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये एयर यहाँ से निकल जाती है। ये पीछे का पार्ट है नोज का, ये फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट, ये एंटेरियर और ये पोस्टेरियर, ठीक है। एंटेरियर पोस्टेरियर तो आप लोग अच्छे से समझने लग गए होंगे, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आपको रहेगी। एंटेरियर और पोस्टेरियर में ये पोस्टेरियर पार्ट आ गया। ये पूरी एक नोज की जो संरचना है वो आपके सामने है, और नोज का फंक्शन भी आप मोस्टली समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में जो इसके आगे का पार्ट आता है फेरिंग्स, जो नोज से अटैच्ड रहता है। ये नोज यहाँ से ये वाला चला, ये रहा, और इसको ये आया, कहाँ कनेक्ट हुआ, नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, और फिर आया ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स। इसको इस वाली पिक्चर में अच्छे से और अच्छे से आप समझ पाएंगे। 3 कलर्स में इसको शो किया गया है, ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। ये नेसोफेरिंग्स, ये पूरा एक फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं जो नोज से कनेक्टेड है, और ये बीच का ओरो, क्योंकि ये माउथ से, ये जो माउथ कैविटी है ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, माउथ कैविटी से। और ये ओरल कैविटी आ गया ना, ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, इसलिए इसको ओरोफेरिंग्स बोला। नोज से कनेक्ट है इसलिए इसको नेसोफेरिंग्स बोला, और ये लैरिंग्स से कनेक्टेड है इसलिए इसको लैरिंजोफेरिंग्स की जो है इसका नाम दिया गया। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है।
इसका जो इंटीरियर, इसके अंदर का जो इंटरनल पार्ट है, ये ट्यूबल संरचना होती है ट्यूब टाइप में। इसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की एक परत होती है और ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। नोज के बाद में फेरिंग्स का मोस्टली आपको समझ में आ गया, इसके तीनों पार्ट हैं। और ये पीछे से जो हमारा सर्वाइकल है, सर्वाइकल का ये वर्टिब्रा जी शो कर रहा है आपको C3 जो आपका ओरोफेरिंक्स से नीचे और लैरिंजियोफेरिंक्स से ऊपर का ये पार्ट C3 तक C3 के एंड तक जाके ये जो आपका फेरिंक्स है C3-4 के एंड तक जाके ये कंप्लीट हो जाता है। ये लगभग इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच लॉन्ग होता है लगभग नियर अबाउट, और इसको थ्रोट भी बोल देते हैं। कहते हैं ना गला खराब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, गला खराब हो रहा है, तो ये इसका इसी पार्ट में कोई इंफेक्शन चला जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, इसको थ्रोट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लैरिंग्स। ये एक हॉलो खोखली ट्यूब है और एयर पास होती है इसके अंदर से। थ्रोट जो फेरिंग्स मैंने आपको बताया उससे लैरिंग्स में आती है और ट्रैकिया के लिए चली जाती है, जो कि आगे आपके लंग्स से कनेक्ट करते हैं। It also contains your vocal cord and is essential to human speech, so it's often called the voice box. इसको voice box भी बोला जाता है क्योंकि vocal cord जो होता है ह्यूमन स्पीच के लिए, उसके लिए भी इसको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अब ये देखिए नोज से, ये नोज से आया फेरिंग्स में और ये हमारा लैरिंग्स का पार्ट है। देखिएगा इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। ये जो थायराइड कार्टिलेज और थायराइड नोच, ये थायराइड नोच है, ठीक है। और ये अंदर गले के अंदर मुंह खोल के जब एक संरचना हमें दिखाई देती है हिपोग्लोटिस, वो है ये ह्योइड बोन। ये ह्योइड बोन जो है मैंने आपको उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में नहीं पढ़ाई थी। ये हमारा जो गला है, गले की हड्डी होती है ह्योइड बोन, और ये ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया, ये थायराइड कार्टिलेज ये दिखाया गया है, इसकी बैक साइड का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा हमारा है लैरिंग्स, जो कि वोकल कॉर्ड जिसको वो वॉइस बॉक्स बोला जाता है और फेरिंग से कनेक्टेड रहता है। अब आता है इसके बाद में लैरिंग से कनेक्टेड है ट्रैकिया। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स से जब हवा एयर आगे बढ़ती है तो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स तक जाती है। इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ये लैरिंजियोफेरिंक्स हुआ, इससे नीचे लैरिंग्स आया, और लैरिंग्स ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे से निकलते हुए जाता है, और ये ट्रैकिया, ट्रैकिया और ट्रैकिया के पीछे देखिए एक लाइन अलग से दिखाई दे रही है, ये है आपका इसोफेगस, जो आपकी आहार नाल है वो इसके साथ में पीछे चिपकी हुई रहती है। ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, यहां से लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये लंग्स का पार्ट है, ब्रोंकस जो है ये लंग्स का पार्ट है। तो ट्रैकिया से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एयर चली जाती है। इसमें आप इसकी शेप देख सकते हैं, शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होती है, शी शेप्ड, क्योंकि पीछे इसोफेगस इसको कवर करता है, और इसका ल्यूमन है, और ये ट्रैकिया जो आपका दिखाई दे रही है एक पाइप है, विंड पाइप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं लंग्स को। ये एक स्पॉन्जी
पिंकिश ऑर्गन होता है। और अपसाइड डाउन जो कोन आपने आइसक्रीम के कोन देखे होंगे, उस कोन की संरचना में ये रहता है अपसाइड डाउन। और मैंने आपको पहले भी बताया था राइट लंग 3 लोब से मिलकर बना होता है, 3 लोब्स होती हैं इसमें, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती है। लेफ्ट लंग की जो मिडिल लोब होता है वो इसमें नहीं रहता है बिकॉज ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, वो स्पेस को कवर कर लेता है, उसकी वजह से मिडिल लोब लेफ्ट लंग में एब्सेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं होती। अब आप देखिए कि लंग जो है उसकी नॉर्मल जो संरचना है, ये ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं अपेक्स, और ये नीचे है, इसको बोलते हैं बेस। ये सुपीरियर लोब, और फिर आ जाता है आपका ये इंफीरियर लोब, और ये मिडिल लोब, आपकी मिडिल लोब आ गई इसके अंदर, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल। समझ रहे होंगे, ये एक एरो साइन करके इधर भी दिया गया है, ये सुपीरियर पार्ट है ऊपर का, ये नीचे इंफीरियर है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, आप इसको समझ रहे होंगे। और इसके अंदर ये जो दिखाए गए हैं सर्कल टाइप जो होल्स हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको पर्पल कलर से इंडिकेट किया गया है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। और ये पल्मोनरी जो वेन्स हैं उनको शो किया गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आ जाता है कि वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया, जबकि वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जब हम इसको पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों और इस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों। तो आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। ये लेफ्ट लंग में 2 लोब, राइट लंग में 3 लोब। लेफ्ट में 2 क्यों, इसका कारण मैंने आपको बताया। इसके पार्ट्स जो है मेन उसको आपने देखा, और एक आप उस टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सुपीरियर है, इंफीरियर है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, मीडियल है, लेटरल है, जो इन चीजों अब देखिए, ये है प्लूरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं प्लूरा। ये 2 मेम्ब्रेन, एक ये आउटर लेयर है और एक ये इनर लेयर है, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड यानी वाटर, एक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो भरा हुआ रहता है। देखिए नेचर ने किस तरीके से हर एक ऑर्गन को, जो जितना ज्यादा कंपल्सरी है बॉडी के लिए उतनी ज्यादा सेफ्टी उसको दी। ब्रेन की कवरिंग आपने स्कल जो उसका देखा, वो इसी तरीके से ये देखिए लंग्स की और हार्ट की कवरिंग। लंग्स और हार्ट जो है एक ही कैविटी में आते हैं। सबसे पहले चारों तरफ ये
आपके रिब्स जो है, थोरेसिक केज जो बनाया गया वो बनाया गया है। उसके बाद में लंग्स आ गए, लंग्स के ये जो प्लूरा है इससे कवर किया गया। अब इसका क्या रोल रहता है ये देखिएगा, इसमें ये तीन, ये फ्लूइड फिल्ड बैलून टाइप में है, और इस पे अगर इस तरीके से चोट की जाती है तो यहां तक ये इस चोट को झेल जाता है। मतलब ये जो फ्लूइड है ये साइड्स में फैल के इस चोट के प्रेशर को कम कर देगा, ताकि आपके लंग्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। ठीक है, इसमें लिखा भी गया प्लूरल कैविटी विद सिरस फ्लूइड, और विसरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा। ये रिब्स आ गई, ये बीच में हार्ट है, लंग्स है, और नीचे ये है आपका डायफ्राम, एक मसल है डायफ्राम, जिसके ऊपर आपका हार्ट और आपके लंग्स दोनों टिके हुए रहते हैं। ये उनको बेस देने का काम करता है। मैंने आपको भी बता दिया, तो इसको आप समझ गए। इसके तीन पार्ट, विसरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा और प्लूरल कैविटी। विसरल प्लूरा इसकी इनर लेयर है और पैरेटल प्लूरा इसकी आउटर लेयर, और बीच में आ गया फ्लूइड, सिरस फ्लूइड। अब आते हैं इंटीरियर ऑफ लंग्स, लंग्स का इंटीरियर जो पार्ट है उस पे। लंग्स के इंटीरियर पार्ट पे सबसे पहले ये आ गया आपका ट्रेकिया, ये कार्टिलेज रिंग बनी हुई है सी शेप, और ये आया प्राइमरी ब्रोंकस, दोनों साइड के दो, लेफ्ट साइड का राइट साइड का। ये आगे जाके ये ट्री की संरचना बनती है, उस ट्री में लोबर ब्रोंकस और फिर सेगमेंटल ब्रोंकस, और ये ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स, ये अलग अलग पार्ट में चलेगी, ब्रोंक्यूल्स, और ये एल्वोलर डक्ट, और ये एल्वोलाई। यहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, ये वो पार्ट है जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब जो एयर आती है लंग्स के अंदर, ये पूरी की पूरी लंग्स में जब हम ब्रीद इन करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो उसमें पूरी एयर होती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन तो यहाँ के अलग पार्ट उसका अलग से होता है, इस जगह पे आके ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ब्रीद आउट के थ्रू, एक्सेल करने के थ्रू, इनहेल के साथ में हमने एयर जो ली उसमें से ऑक्सीजन लिया और एक्सेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकाल दिया। ये वो पार्ट है जहां से एक्सचेंज होता है, एक्चुअली एक्सचेंज होके, और ये सारी की सारी चीजें, ये जो एयर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है, गैसेस जो बॉडी छोड़ती है, वो सारी की सारी गैसेस आउट, इससे बाहर निकल जाती है। होप के आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें है नोज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। फिर हम जाते हैं नोज पे। ये नोज की जो इनर
स्ट्रक्चर है वो है, और ये जो पिक्चर लगी है वो लेटरल साइड से लगी है, लेटरल साइड से लगी है। ये एंटीरियर नर्व्स है और ये पोस्टीरियर इसका पार्ट है, और ये हाइलन कार्टिलेज जो है ये आपकी नेजल बोन आ गई आपकी, और ये इससे कनेक्ट करके साइनस आ गया फ्रंटल बोन का, और ये आपका साइनस आ गया सफेनल। ठीक है, ये मैक्सिला है, और इसके इधर अभी लेटरल साइड से कट दिया गया इसलिए शो नहीं कर रहा है, मैक्सिलरी साइनस होता है। उसके बाद में आता है फेरिंग्स, नोज से नेसल कैविटी से कनेक्टेड है, और यहाँ से आपका नेसोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। मैंने आपको बताया इनका नाम क्यों क्यों दिया गया, नोज से कनेक्टेड है इसलिए नेसोफेरिंग्स, ओरल कैविटी से कनेक्टेड है इसलिए ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स से कनेक्टेड है इसलिए लैरिंजियोफेरिंग्स। बाकी सारी संरचनाएं ये इसमें ये लैरिंग्स पार्ट जो दिखाया गया है, और फेरिंग्स मैंने आपको बताया था, इसको थ्रोट भी बोलते हैं। थ्रोट जो है तो उसमें किस तरीके से किस किस पार्ट का आप ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, साथ में धीरे धीरे आपको इसको समझने की कोशिश करनी। लैरिंग्स ये आपका थायराइड का कार्टिलेज, और ये थायराइड नोच और थायराइड कार्टिलेज का ये साइड जो दी हुई है दूसरी, ये ट्रैकिया शी शेप्ड, इसमें ये जो है कार्टिलेज की जो अपनी संरचना है वो, और ये विंड पाइप है, ये मैंने शी शेप्ड आपको बताया, इससे अटैच्ड रहता है इसोफेगस, ये पीछे ये दिखाई दे रहा है क्लियर, ये वाला इसोफेगस इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसमें भी आपको ये दिखाया गया है सुपीरियर, इंफीरियर, राइट और लेफ्ट। लंग्स, लंग्स में अपेक्स है लंग्स का सबसे ऊपर, नीचे बेस है, 3 लोब होती हैं राइट लंग में, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं। मिडिल लोब जो है वो लेफ्ट लंग में एब्सेंट रहती है, उसमें नहीं होती। तो लंग्स की आपकी पूरी कंप्लीट संरचना, और ये प्लूरा मैंने आपको बताया इसकी लंग्स की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि किसी भी तरह के प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है ताकि लंग्स को किसी भी तरह की इंजरी ना हो। इंटीरियर पार्ट है लंग्स का, सबसे पहले ब्रोंकस, फिर लोअर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, और ब्रोंकियल कार्टिलेज है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वोलर डक्ट, और ये लास्ट में एल्वोलाई, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। ये हमारा आज का लेसन जो है कंप्लीट है। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पॉइंट्स पे। बात करी तो मैं क्या बता मैं तो बड़ा आवाज ले रही पापा ने कि भाई फिर बार लाइट कम जब छोटी बंद करते हो तो पापा ने क्यों क्या कोई नहीं करते हैं कर तो आया क्या जब इन्हें पता लगा क्यों जब पहली बार तभी को फर्क पड़े कि विचार होती है रात में क्या है और राम राम करने हाँ करना और जो बात तो चेक होने ये तो है को सो क्यों है वाइब्रेट हुआ तो भी पता चल रहा है लाइट के पता चल रही है सारा हाँ वर्ड वजह के दिन जब मैं सो क्यों वाइब्रेट हो पता चल रहा है तो नहीं मैं कर लेंगे तो भाई बात
अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके पार्ट्स और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ वो आपकी जो पिछली एनाटॉमी की क्लास होती है उससे रिलेटेड आगे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से समझा होगा तो आपको ये समझ में आएगा। पिछली क्लास थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आज के हमारे पॉइंट्स रहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ पार्ट्स के। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जब चल रहा था तो जैसे जॉइंट्स थे, जब जॉइंट्स पढ़े तो उससे अगली क्लास में कौन सा है, जॉइंट्स पे, जिनकी लोकेशन जॉइंट्स पे थी। आप को ये चीजें बार बार रिवीजन होती रहे, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स पे। तो दोस्तों ये है पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का 18 नंबर। जो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इसकी लोकेशन समझा दूं पहले आपको। स्पाइनल कॉर्ड है और ये है हमारा स्कैपुला, शोल्डर प्लेट। शोल्डर प्लेट का जो ये किनारा आपको दिखाई दे रहा है, इस शोल्डर प्लेट से और इधर जो शोल्डर प्लेट है उससे जब इन दोनों किनारों को हम पेल्पेट करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा करके, उल्टा लेटा करके एनाटॉमिकल पोजीशन में, ये जो आपका स्कैपुला दिखाई दे रहा है, इसका ये लोअर,
किनारा है नीचे का, इसी तरीके से इधर होगा लेफ्ट में, ये राइट का है। और राइट और लेफ्ट के दोनों ये किनारे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों को मिला करके, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटा करके, तो ये लाइन जो है वो थोरेसिक 7 और थोरेसिक 8 के बीच में से गुजरती है। T7 और T8 ये एक फिक्स्ड लैंडमार्क है एक तरह से। और जो ब्लैडर का 18 नंबर पॉइंट है वो हमारे थोरेसिक 9 के लोअर एंड पे, थोरेसिक 9 का जो नीचे का थोरेसिक 9 और थोरेसिक 10 का जो बीच का पार्ट है उस पे यहाँ पे, ये यहाँ पे शो किया गया एक्चुअली, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। T9 और T10 के बीच में मिड लाइन से 1.5 सुन लेटरल, 1.5 सुन लेटरल साइड में मिलता है, ये इसकी लोकेशन है। और ब्लैडर 18 जो है वो हमारी बॉडी में जो लीवर ऑर्गन है उसका बैक शो पॉइंट, लीवर का बैक शो पॉइंट है। लीवर के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्या कहेंगे, मतलब उनके फंक्शंस की, फंक्शन जो इरेगुलेट हो जाता है सिस्टम उसको रेगुलेट करना का काम करते हैं, उसके फंक्शन को सही करता है, उसके स्ट्रक्चर को भी सही करता है। अगर हिपेटोमेगाली किसी को हो, इनलार्ज्ड लीवर, तो ब्लैडर 18 पे अगर ट्रीटमेंट देंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों को ओबेसिटी के जो लोग शिकार हैं, जो लोग फैटी हैं और उनका लीवर जब इनलार्ज हो जाता है तो उसकी वजह से भी फैट आता है, कई लोग स्कैन करवाते हैं उसमें आता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से ग्रेड वाइज लीवर का साइज बड़ा हुआ होता है। तो वो लोग अगर यूबी 18 पे, ब्लैडर 18 पे मसाज करते हैं, मैग्नेट अप्लाई करते हैं या निडल अप्लाई करते हैं तो उनको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सेकंड, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो होता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है, वैसे तो एनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस में आप यूबी 18 को चूज कर सकते हैं, लेकिन यूरिक एसिड जो बढ़ता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है लीवर का, लीवर को क्लीन करने का, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है यूबी 18। ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से काम आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आपके काम आएगा। और चक्कर आते हो, हेडेक, इपिलेप्टिक सीजर, मिर्गी के दौरे पड़ना, उसमें भी ब्लैडर 18 जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। और सबसे मेन चीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको हो जाता है, पीलिया जिसको भी हो जाता है, अगर वो ब्लैडर 18 पे ट्रीटमेंट करता है तो इससे लीवर की हीट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और लीवर की हीट रिड्यूस होने से लीवर नॉर्मल पोजीशन में आता है, लीवर अपना वर्क सही तरीके से कर सकता है। तो उसमें जॉन्डिस में इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा इफेक्ट ये अपना जो है वो छोड़ता है। तो ये ब्लैडर 18 को आपने उसकी लोकेशन और उसके फंक्शंस को समझा। फिर आता है ब्लैडर 19। ब्लैडर 19 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोरेसिक 9 और 10 के बीच में था, ये 10 और थोरेसिक 11 के बीच में, मिड लाइन से 1.5 सुन लेटरल। और पैल्पेट करने का तरीका स्कैपुलर प्लेट, ये आपकी जो शोल्डर प्लेट है ये स्कैपुला है, और इससे राइट स्कैपुला से लेफ्ट स्कैपुला के नीचे के कॉर्नर के साथ जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोरेसिक 7 और थोरेसिक 8 के बीच में से गुजरेगी। यहाँ पे आपको डिप्रेशन मिलेगा। उस डिप्रेशन से जब आगे बढ़ते जाएंगे, ये बोनी प्रोमिनेंस आ जाता है वर्टिब्रा का, और फिर ये डिप्रेशन, फिर ये बोनी प्रोमिनेंस आ गया T9 का, और फिर ये डिप्रेशन इस तरीके से T10 और T11
थोरेसिक 10 और थोरेसिक 11 के बीच में से ये जो मिड लाइन गुजरती है उसके ऊपर आएगा, और ये जो डिप्रेशन जो आप फाइंड करेंगे उस डिप्रेशन से सेंटर से 1.5 सुन लेटरल ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट है आपके गॉल ब्लैडर का बैकशू पॉइंट। गॉल ब्लैडर का बैकशू पॉइंट है तो उसके नाम से ही बिल्कुल एकदम तय बात है कि गॉल ब्लैडर के लिए बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट होगा। तो बिल्कुल गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर में क्या होती है? गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कि जब ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है गॉल ब्लैडर में, यानी कि इंफेक्शन बढ़ जाता है, तो बाद में स्टोन का रूप ले लेता है। तो उसके लिए गॉल ब्लैडर के इंफेक्शन को कम करने के लिए, गॉल ब्लैडर की ह्यूमिड हीट को रिड्यूस करने के लिए हम गॉल ब्लैडर ये ब्लैडर BL का 19 नंबर पॉइंट, यूबी का 19 नंबर पॉइंट यूज करते हैं, और इस पे मसाज कर सकते हैं, मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, नीडल लगा सकते हैं, कोई भी मेथड इसके लिए, ऑल मेथड आर एप्लीकेबल। अगर मुंह का टेस्ट कड़वाओ या कई बार जैसे वोमिट होता है थोड़ा सा और एकदम कड़वा वोमिट होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही मेन इफेक्टिव पॉइंट है। तो ये आपने 2 पॉइंट्स गॉल ब्लैडर और लीवर के बैकशू पॉइंट देखें। लीवर से रिलेटेड और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए दोनों पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट रहेंगे। फिर आता है आगे पॉइंट ST25, स्टमक मेरिडियन का 25 नंबर पॉइंट। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, ये है अम्बिलिकस, नाभि, नेवल, और नाभि से टू सुन लेटरल दोनों साइड में ये पॉइंट पाया जाता है ST25। और ये जो पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट मूव पॉइंट या फ्रंट शू पॉइंट। बैक शू पॉइंट देखे आपने, आज आप देख रहे हैं फ्रंट मूव पॉइंट या फ्रंट शू पॉइंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट है, तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए बड़ा इफेक्टिव रहेगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए, इन सब चीजों के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। इसके अलावा ST25 डायबिटीज का भी स्पेसिफिक पॉइंट है। डायबिटीज के लिए अगर इन दोनों पॉइंट्स पे आप एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, दोनों पॉइंट्स पे 5-5 मिनट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, तो यहाँ पे इनके नीचे एक डायबिटिक लंप बनता है। बहुत से लोगों के मिल भी जाता है, जो लोग ज्यादा ओबेस होते हैं उनके नहीं मिलता, लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके नीचे जब इसको दबाते हैं, इस पॉइंट को जैसे थोड़ा हल्का सा दबा के फील करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एक लंप मिलता है। और इस पे जब मसाज करते हैं तो ये पेंक्रियाज के फंक्शन को, लीवर के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उससे हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आती है। जो लोग योग करते हैं वो लोग मंडूकासन करते हैं, तो जो मंडूकासन की एक्चुअल लोकेशन होती है वो यही ST25 है, स्टमक का 25 नंबर पॉइंट, अम्बिलिक्स से टू सुन लेफ्ट। फिर आता है CV12, कंजप्शन वेसल का 12 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट पहले इसकी लोकेशन लेते हैं, ये देखिए ये अम्बिलिकस है, नाभि है आपकी, और इससे 4 सुन अबव सेंट्रल लाइन, एकदम सेंट्रल लाइन में
4 सुन अम्बिलिकस से ऊपर और 4 सुन जिफॉइड जंक्शन से। ये जो स्टार्नम बोन है ये जिफॉइड प्रोसेस है और ये इसका जंक्शन है। इस जंक्शन से जेफी स्टार्नल जंक्शन जो है इससे 4 सुन बिलो और अम्बिलिकस से 4 सुन अबव। इसका जो मेजरमेंट है वो 8 सुन टोटल रहेगा और उनके एकदम सेंटर में CV12 नंबर पॉइंट जो है वो आता है। और इसका फंक्शन ये स्पेशली जो कनेक्टेड है वो है स्टमक से। स्टमक से ये हमारा इधर से स्टमक आता है जो जैसे स्टमक से स्पेशली कनेक्टेड है। तो स्टमक के लिए किसी भी तरह का पेट का दर्द उसके लिए और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का ना लगना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉमिटिंग के लिए ये वेरी स्पेसिफिक पॉइंट है। एसिड अगर किसी को हाइपर एसिडिटी या हाइपो एसिडिटी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी दो तरह की एसिडिटी होती है। 90% केसेस में होती है हाइपो एसिडिटी और 10% केसेस में होती है हाइपर एसिडिटी। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर आपने कोई भी खाना खाया, फूड लिया और फूड लेने के 4 घंटे बाद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं पड़ा है, तो ये आपको हाइपो एसिडिटी। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आपके अंदर की हीट जो फायर है स्टमक की वो आपकी बहुत कम हो चुकी है। और हाइपर एसिडिटी में आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद में आप 1-1.5 घंटे तक खूब परेशान रहे, आपको अंदर बर्निंग रही, जलन रही बुरी तरह से, और 1.5 घंटे के बाद में एकदम से फिर कट के भूख लगी, तुरंत 1.5-2 घंटे निकले और फिर आपको लगा कि भूख लगी हुई है जबरदस्त, और जबरदस्त भूख लगी हुई, आपने खाना खाया, खाना खाते ही उसके बाद में फिर आप उसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो हाइपर एसिडिटी है। हाइपो एसिडिटी में भूख नहीं लगती है और हाइपर एसिडिटी में भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। जब आप कोई भी फूड लेते हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके लिए भी CV12 जो पॉइंट है उसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है स्टमक से रिलेटेड। किसी भी तरह की हिचकी आना, हिचकी जब आती है तो CV12 पे अगर आप मसाज करेंगे तो आपकी हिचकियां बंद हो जाएंगी। इसके अलावा जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है। क्लोज है लीवर के, ये लीवर का जो ये पूरा पार्ट इधर से निकल के इस तरीके से आता है, यहाँ तक कवर करता है, तो लीवर के क्लोज है। फिर गॉल ब्लैडर के भी क्लोज पड़ता है, तो जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे। 4 पॉइंट मैंने आज आपको दिए हैं। आज की क्लास छोटी रखी गई है जानबूझ के, क्योंकि मुझे भी ट्रेवल करना है। तो नेक्स्ट जो कल की क्लास रहेगी उसमें आपको 2 सिस्टम पढ़ाए जाएंगे और साथ में पॉइंट्स रहेंगे। तो आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहें मुझसे तो 1 बाय 1 मेरे से आप पूछ सकते हैं। शू चाइनीज वर्ड है, ये तो समझ आ गया। और शू वर्ड का मतलब क्या है, और बैक शू और फ्रंट शू या फ्रंट मूव का क्या मतलब। बैक शू वो पॉइंट है जो सारे के सारे बैक पे हैं आपके, एनाटॉमिकली देखें तो पोस्टीरियर, और फ्रंट मूव पॉइंट जो है वो आपके आगे की फ्रंट बॉडी पे एंटीरियर पार्ट रहते हैं। और ये क्या है बैक शू पॉइंट और फ्रंट शू पॉइंट, ये आपको आगे अभी जब एनाटॉमी के बाद में जो क्लासेस चलेंगी
उसमें ये अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा कि क्या है, कैसे काम करता है। एक बार आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, बैक शू पॉइंट और फ्रंट शू पॉइंट जो भी है और जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड है, लीवर का फ्रंट शू बैक शू, गॉलब्लैडर का फ्रंट शू बैक शू, किडनी का फ्रंट शू बैक शू, ये सारे पॉइंट्स उस पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, और कोई कुछ पूछना चाहता हो? नो क्वेश्चन? क्या बात, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब क्लास समझ हेलो में नहीं आई? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। ये सर, अगर गैस ऊपर की तरफ जाए तो जैसे कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता सर, इनका खाना हो तो ना ऊपर की तरफ ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर होता है ना यूविला, वो नीचे आ गया जैसे। तो उसमें खाना CV12 को क्या करें सर? CV12, अगर देखिए प्रॉब्लम, अगर आपको मैंने बताया हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी, हाँ जी सर। है ना? यस तो अगर सर। हाइपो एसिडिटी है तो मैंने बताया भूख नहीं लगेगी, खाना आपने हम्म। खाया लंबे टाइम तक पड़ा है ना? अगर उस तरीके का सीन है तो आपको CV12 को टोन करना चाहिए। ओके सर। और अगर बर्निंग ये इफेक्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा जैसे बर्निंग इफेक्ट दे रहा है, उस टाइम एक्यूट बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, आपको किसी तरह से पेन आ रहा है, तो CV12 को आप सीडेट करेंगे। एक बार सीडेट करेंगे और जब वो पेन और वो चीजें आपकी नॉर्मल हो जाए तो फिर CV12 को आप टोन करेंगे, ताकि वो इंटरनल जो स्टमक की फायर है उसको इम्प्रूव करे, उसको बढ़ाए। ओके सर, थैंक यू सर। श्याम सुंदर जी ने पूछा है, लेवेटर अनी एंड कोक्सीजियस जो मसल होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या करें? अब आप देखिए, लेवेटर अनी और कोक्सीजियस जो मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स, उनके नजदीक कौन कौन सी मेरिडियन पड़ती है? सबसे पहले तो दो मेरिडियन पड़ती हैं, CV और GV। ठीक है, हम लोग किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं, हमें किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स चूज करने हैं, मैं आपको एक तरह से प्रोटोकॉल बनाना इसमें आपको बताता हूँ कि प्रोटोकॉल बनता कैसे है ना? तो CV की मेरिडियन और GV की मेरिडियन दोनों के फर्स्ट पॉइंट लेवेटर अनी और कोक्सीजियस के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो CV1 और GV1 दोनों चूज हुए। सेकंड, अब जो कोक्सीजियस के साथ अटैच जो पार्ट है हमारे वर्टेब्रल कॉलम का, वो है आपका सेक्रल पार्ट, और उसके सबसे ज्यादा नजदीक जो पार्ट होता है वो आपका पड़ता है पॉइंट नंबर ब्लैडर 34 और ब्लैडर 33। ये लोकल पॉइंट, 4 पॉइंट हमने लोकल यूज किया। और अब एक डिस्टल पॉइंट यूज करेंगे, तो आपका जो बिलो नेवल एब्डोमेन और पीछे से घूम के जो आपका सेक्रम का पार्ट आता है, जिसमें आपका एनस और ये पूरा पार्ट आता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे आते हैं, इनका सबका एक डिस्टल पॉइंट है, वो है SP6, स्प्लीन मेरिडियन का 6 नंबर का, है ना? इन पॉइंट्स को हम लोग चूज करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग चूज करेंगे। ये तो हुई एक्यूप्रेशर की बात या एक्यूपंक्चर की बात। उसके अलावा एक एक्सरसाइज आती है कीगल
के नाम से कीगल एक्सरसाइज। उसमें हमारा जो पीसी मसल होता है, पेल्विक फ्लोर मसल, मैंने पढ़ाया था आपको, उसी के अंदर ये लेवोट्रानी और कॉक्सीजियस आते हैं। ठीक है, उस मसल को हम लोग खींचते हैं किस तरीके से, जैसे यूरिन का प्रेशर हो और हम लोग यूरिन को रोकने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से 10 सेकंड के लिए खींचा, फिर 10 सेकंड के लिए रेस्ट दे दिया, फिर खींचा 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ा, रेस्ट दे दिया। आप इसको YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज के नाम से। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एनी टाइप ऑफ यूट्रस प्रॉब्लम और मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड के लेकर के। क्या नाम बोले सर? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमारी एक्सरसाइज बोलते हैं कीगल, कीगल, KEGAL, KEGAL, कीगल एक्सरसाइज। जब ये एक्सरसाइज आप करोगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, किसी भी सिचुएशन में कहीं भी बैठ के, लेट के, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी भी तरह की यूट्रस प्रॉब्लम के लिए और प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम के लिए, और उसके अलावा जिन लोगों को अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको फॉलो करना चाहिए। अश्वनी मुद्रा भी सर इसको बोल सकते हैं? क्या कह रहे हैं? अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा। हाँ, अश्वनी मुद्रा, बिल्कुल अश्वनी मुद्रा। कीगल एक्सरसाइज और अश्वनी मुद्रा एकदम सेम बात, कर सकते हैं। तो अभी आपने धन्यवाद। भूख कम लगने पर CV12 को क्या करें? मैग्नेट थेरेपी में टोन करेंगे। मैग्नेट की वाइट साइड जो है वो टेप के साथ लगाएंगे, ऊपर दिखाई देगी, येलो साइड जो है स्किन को टच करेगी। जी, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर मतलब हाउ इज मोस्ट इफेक्टिव? दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही इफेक्टिव हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी में भी जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या बात, आज सब लोग बड़े समझदार हो गए, या मैं नहीं पढ़ा पाया? एक्यूपंक्चर निडल क्या करती है? एक्यूपंक्चर निडल, जो पॉइंट जिसको हम लोग चूज करते हैं उस पॉइंट पे डायरेक्ट जाके टच करती है उसको, और उसको एक्टिवेट करती है। अगर वहां पे एनर्जी एक्सेस है तो उसको आगे बढ़ा देती है, और अगर डेफिशिएंट है तो उस पॉइंट को एक्टिव करके उस पर मैनिपुलेशन दिया जाता है। ये एक मेथड होता है एक्यूपंक्चर का, और जिस तरीके से हम लोग मैग्नेट में टोन ऑसिलेट करते हैं उसी तरीके से एक्यूपंक्चर में निडल से भी टोन ऑसिलेट किया जाता है। इसके 2 मेथड होते हैं, रीइंफोर्समेंट मेथड और रिड्यूसिंग मेथड। रीइंफोर्सिंग मेथड में हम लोग टोनिफिकेशन का काम करते हैं, और रिड्यूसिंग मेथड में हम लोग सिडेशन का काम। वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाके उसको स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिव करती है। और उसके अलावा जो मोक्सा करते हैं, कई बार निडल मोक्सा जिसको बोलते हैं, तो उस निडल के ऊपर मोक्सा लगा करके उसको जला दिया जाता है, तो डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर हीट जो है वो देती है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज? एक दो मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, मुझे अभी अभी डायबिटीज डायग्नोस हुआ है, तो क्या मुझे डायबिटीज दवाई लेनी चाहिए कि पॉइंट करने चाहिए? कितना टाइम का है? अभी 3 महीने का करवाया तो 9.1 आया है। कोई 3 महीने सिम्टम्स का नहीं है करवाया मेरे था? को। HbA1c करवाया था? हाँ हाँ, कितना है? 9.1। 9.1। जी, कोई सिम्टम्स नहीं है मेरे को। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। आप सबसे पहले 15 डेज के लिए रेस्ट लीजिए, मतलब अपना जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर करें। अपने खाने का। खाने खाने का, अपने उठने का, बैठने का, सोने का, जो भी है, थोड़ा बहुत वॉक करें। थोड़ा बहुत वॉक करें और एक रूल को अच्छे से फॉलो करें। डायबिटीज के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वरी, हरी एंड करी। सॉरी। हाँ। वरी किसके लिए? अननेसेसरी जो हम लोग 24 आवर्स सोचते रहते हैं, हम्म। उन चीजों से आपको बचना है। हरी किसमें? खाने में। खाने में। अगर आप खाना बहुत जल्दी खाते हैं, जितने भी टाइम में आप खाना खा रहे हैं, कितना टाइम ले लेते हैं आपको लेने में, एक मील खा फिनिश करने 10 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट है ना? इसको डबल कर दीजिए। इसको डबल कर दीजिए। 20 to 25 मिनट मिनिमम आपका इतना होना चाहिए। हरी अगर आप इसको कम कर देंगे, अगर आप अच्छे से चबा के खाएंगे तो आपका फूड पूरा डाइजेस्ट होके जाएगा। अमाइलेज जो है एंजाइम, जिसको हमारा सलाइवा में भी जो होता है, और पेंक्रियाज भी उसको सिक्रेट करता है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है सलाइवा के थ्रू, उसको आप पूरा होने दें। तो वरी, हरी एंड करी। करी मतलब आपको फ्राइड नहीं करना। अपने फूड को बैलेंस करें और अपने फूड की टाइमिंग को बैलेंस करें, सेट करें। थोड़ा वॉक करें अच्छे से। 15 दिन के बाद में दोबारा शुगर टेस्ट करवाएं। ठीक है? एक दिन फास्टिंग करवाएं और एक दिन पीपी करवाएं। फास्टिंग करवाएंगे तो पता लगेगा कारण क्या है, उसका अलग कारण होता है, और पीपी अगर बढ़ती है तो उसका अलग कारण होता है। HbA1c जो आपका बढ़ा है वो कंपलसरी नहीं होता कि HbA1c बढ़ के आया तो डायबिटिक आप है ही, क्योंकि वो 3 मंथ का एक प्रोसेस होता है। और 3 मंथ में किसी भी टाइम, कोई 10 डेज या कोई 12 डेज, 15 डेज आपकी लाइफ में आपके उस 3 मंथ्स में ऐसे निकले होते हैं जिसकी वजह से आपको कोई हैवी स्ट्रेस रहा हो, या आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा हो। अच्छा। तो वो चीजें उसमें काउंट होती हैं। तो हो सकता है उस दौरान आप उसकी वजह से डायबिटिक हो गए, और भी ना हो। तो सबसे पहले आप 15 डेज के लिए अपने शेड्यूल को बैलेंस करें और फिर अपना फास्टिंग और बीपी दोनों टेस्ट करवाएं। और जो पॉइंट मैंने आपको बताया आज, ST25 नंबर पॉइंट। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप में, तो मैंने पहले भी एक पॉइंट दिया था डायबिटीज के लिए, PN3, जो कि आपकी स्प्लीन मेरिडियन का राइट लेग, ओनली राइट फुट में ना, उस पे उसको सिडेट करें। ओके। उसको एक बार सिडेट करें, ST25 को मसाज करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाना अच्छे से चबा के खाएं, लेफ्ट साइड से खाएं, लेफ्ट जोन से खाना अच्छे से चबा के खाएं। 15 डेज के बाद में क्या आपको रिस्पॉन्स इसका मिलता है वो आप ठीक है? थैंक यू सर। एक्यूपंक्चर के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ठीक है, आज की क्लास को
क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं कल इवनिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।